हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की व्याकरण की क्लास लाए हैं जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटर में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इससे आपका व्याकरण पोर्शन जो है आपको आपका पूरा 100% मजबूत हो जाएगा। इसकी सहायता से आप आगामी 24 मार्च को होने वाला हिंदी का पेपर जो है हाई स्कूल का और इंटर का, उसमें आपको व्याकरण पोर्शन में 100% नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप एक कॉपी और पेन पर नोट करते जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। संधि। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वर संधि के प्रकार को पहचानने की सुपर ट्रिक। आज की क्लास जो हमारी है वो सुपर ट्रिक पर आधारित है। इसमें जो भी पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे ट्रिक बेस पर आधारित होंगे। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 है दीर्घ संधि। इसकी ट्रिक है इसको पहचानने की। इसमें शब्द के बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा लगी होगी। जैसे बड़ा आ की है, बड़ी ई की है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो तो उसमें दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्यार्थी, विद्या धनार्थी, हिमालय हिम धनालय, कदापि कथा, कदा धन अपि। तो दोस्तों, इसमें देखिए पहचान जो ट्रिक में बताई जा रही है कि बीच वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा लगी होती है। तो इसमें बीच वाला अक्षर ये धा है, इसमें देखिए बड़ा का डंडा लगा है। फिर हिमालय है, इसमें बीच वाले अक्षर पर बड़ा का डंडा लगा हुआ है। फिर है कदापि, इसमें भी देखिए बीच वाले अक्षर पर बड़ा का डंडा लगा है। तो बड़ा का डंडा या बड़े ऊ की मात्रा या बड़ी ई की पाई लगी होगी तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। गुण संधि। इसकी ट्रिक है इसमें शब्द के बीच वाले अक्षर में एक मात्रा ये ये वाली लगी होती है तो उसमें गुण संधि होगी। जैसे रमेश महेश, तो इसका संधि विच्छेद रमा धन ईस होगा बराबर रमेश हो जाएगा। महेश का संधि विच्छेद महाधन ईस बराबर महेश हो जाएगा। इसकी पहचान ये होती है गुण संधि की। गुण में एक पाई बीच वाला जो अक्षर होता है उसके ऊपर एक मात्रा लगी होगी। इसमें देखिए एक लगी है, महेश में भी देखिए बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा लगी है। तो जहां पर एक मात्रा लगी होगी ऊपर शब्द के बीच वाले अक्षर में ऊपर, वहां पर गुण संधि होगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वृद्धि संधि। इसकी ट्रिक है इसमें शब्द के बीच वाले अक्षर में दो मात्राएं लगी होती हैं तो उसमें वृद्धि संधि होगी। जैसे तथैव, तथा धन एव, सदैव सदा धन एव। तो इसकी पहचान बताई जा रही है कि बीच वाले अक्षर में ऊपर दो मात्राएं लगी होंगी। तो इसमें देखिए था में ऊपर दो मात्राएं, इसमें दा में ऊपर दो मात्राएं हैं। वृद्धि का मतलब है मात्राओं की वृद्धि होगी। गुण में बताए एक मात्रा बीच वाले शब्द में लगी थी और इसमें जो है वृद्धि में एक मात्रा बढ़ जाएगी तो वृद्धि हो गई। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यण संधि। इसकी ट्रिक है पहचानने की। इसमें शब्द के बीच वाले अक्षर पर आधा कटा हुआ अक्षर ता सा ना वा लगा हो तो उसमें यण संधि होगी। जैसे मध्वरि, मधुधन अरि, प्रत्युत्तर, प्राधन उत्तर। तो इसमें जो है बीच वाले अक्षर पर देखिए आधा इसमें लगा हुआ है, आधा इसमें लगा हुआ है। ये इसकी पहचान है। जिस शब्द में आपको आधा अक्षर लगा हो तो वहां पर आप आंख बंद करके लगा दीजिए यण संधि। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अयादि संधि। इसको पहचानने की ट्रिक है तीन अक्षरों से बना होता है। जैसे नयन, शयन, चयन, पवन, पावक। तो इसमें जो है सीधी पहचान है कि तीन अक्षरों से जो शब्द बना होगा वो अयादि संधि है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। व्यंजन संधि। इसकी ट्रिक है इसमें का से माँ तक के सारे अक्षर आते हैं और जब शब्द को तोड़ते हैं तो उसमें नीचे हलंत लगा होगा। जैसे जगत, जगदीश। तो इसको संधि विच्छेद जैसे करेंगे जगत धन ईश तो बराबर जगदीश हो जाएगा। इसमें देखिए जगत में ये हलंत आया। दिगंबर, दिग धन अंबर, का में ये नीचे हलंत आया। दिग्गज, दिग धन गज। तो इसमें का में बीच में जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हलंत लग जाएगा। तो इसकी व्यंजन संधि की पहचान है इसमें सारे व्यंजन होंगे और सबसे बड़ी पहचान है जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बीच वाले अक्षर में ये जो है जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हलंत लगा होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है व्यंजन संधि की। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। विसर्ग संधि। इसकी ट्रिक है जिस शब्द को तोड़ने पर बीच में विसर्ग का बोध हो तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। जैसे निर्जन, निह धन जन बराबर निर्जन, निर्धन, निह धन धन बराबर निर्धन हो जाएगा। पुरस्कार,
पराह धन कार बराबर पुरस्कार हो जाएगा। तो इसमें विसर्ग की पहचान की जाएगी ऐसे, ये जो दो बिंदियां हैं अहा वाली अंग अहा पर जो लगती हैं, तो ये वाली जब इसका निर्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो निधन जन, तो जब इसका संधि विच्छेद करने पर ये बिंदियां जहां पर आ जाएं विसर्ग, तो समझ लीजिए वहां विसर्ग संधि है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। शब्द युग्म, इसकी ट्रिक है, इनको पहचानने का अर्थ है कि जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द विकल्प से चुनकर लिखना है, उनका विकल्प में से सही अर्थ चुनकर लिखना है। जैसे अनल, अनिल का सही अर्थ है अनल, अनल है अग्नि का, और अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सकल, सकल का सही अर्थ क्या है, तो इसका सकल का है संपूर्ण और दूसरे सकल का है कृति। फिर है अंश, और अंश का सही अर्थ है, तो एक अंश का अर्थ है कंधा, दूसरे का अर्थ है हिस्सा। मतलब आगे चलते हैं दोस्तों। किसी एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिखिए। जैसे कनक, एक कनक का दो अर्थ है, एक तो है सोना, दूसरा है धतूरा। काल का है समय, दूसरे का है अकाल। कुमार का है छोटा बालक, अविवाहित युवक, राजपुत्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। इसकी ट्रिक है, जो वाक्यांश का एकदम सटीक उत्तर हो उसे चुनकर लिख दें। जैसे अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, धरती आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला अतिशयोक्ति, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। ट्रिक इसकी है, वाक्य अपने आप बोलकर देखें और जो वाक्य का उच्चारण आपको सही लगे वो उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले गिना जाने वाला ग्रणय बहुत तेज बुद्धि वाला कुशाग्र हो जाएगा, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी हो जाएगा। कम जानने वाला अल्पज्ञ है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ट्रिक है इसकी पहचानने की, प्रश्न में आपको अशुद्ध वाक्य दिया होगा, उसको आप स्वयं बोलकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें उसे कैसे शुद्ध लिखना है। जैसे मेरे को विद्यालय जाना है, तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझे विद्यालय जाना है। फिर है दादी का प्राण निकल गया, इसका शुद्ध रूप होगा दादी के प्राण निकल गए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रस, तो रस में है, पहला है श्रृंगार रस, इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इसका स्थायी भाव रति होता है। ट्रिक है इसकी, इसमें जो पैराग्राफ दिया हो उसको आप पढ़कर आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। जहां पर प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहां पर प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला रस है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह होता है। ट्रिक है इसकी, जो पैराग्राफ दिया हो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उत्साह का भाव उत्पन्न हो तो उस समझ जाएं कि यहाँ पर वीर रस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। ट्रिक है इसको समझने की, जो पैराग्राफ दिया हो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शोक का भाव उत्पन्न हो तो समझ जाएं कि वहाँ करुण रस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला रस है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हंसी होता है। ट्रिक है, जो पैराग्राफ दिया हो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विनोद और हंसी का भाव उत्पन्न हो तो समझ जाएं कि यहाँ पर हास्य रस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला रस है शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। ट्रिक, जो सब पैराग्राफ दिया हो उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शांति का भाव उत्पन्न हो तो समझ जाएं कि यहाँ पर शांत रस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अलंकार, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर एक है अनुप्रास अलंकार, इसको पहचानने की ट्रिक है, इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे मुदति महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस देखिए इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब माँ वर्ण की आवृत्ति कैसे बार बार हो, देखिए यहाँ पर माँ आया है, यहाँ पर भी माँ आया, इसमें भी माँ आया, इसमें सा आया, इसमें सा आया, इसमें सा आया है, तो जहाँ पर वर्ण आवृत्ति होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यमक अलंकार, ट्रिक है इसकी पहचानने की, इसमें एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए नर या पाए बौराए। इसमें देखिए कनक कनक शब्द का
2 बार प्रयोग हुआ है किंतु इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का है सोना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार, इसकी ट्रिक है पहचानने की, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अनेक अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो श्लेष अलंकार की आप ट्रिक समझ ही गए होंगे, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें उपमा अलंकार ट्रिक है, इसको आप समझिए। इसमें सासी से जैसे शब्द आते हैं, जहां पर ये अक्षर लगे मिल जाए तो समझ जाए कि वहां उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, इसकी ट्रिक है जहां भी पैराग्राफ में 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ये माइनस के निशान वाला, इसको हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, तो समझ जाएं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, तरा घट ऊषा नगरी। तो इसमें भी देखिए अंबर और पनघट के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तारा और तारा घट के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है, उषा और नागरी के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जहां पर आपको ये 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा मिल जाए, आप आंख बंद करके रूपक अलंकार लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी ट्रिक है जहां भी पैराग्राफ दिया हो उसमें मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, जहां पर भी आपको ये मनु मानो जन जानो जैसे मनहु जनहु वाले शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। छंद, चौपाई, चौपाई को पहचानने की ट्रिक है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेव सराहन लोग, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो इसमें देखिए 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं बताई गई हैं। तो इसको गिनती कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चौपाई की यही पहचान है, इसके सिर्फ 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं गिन लीजिए, 16 मात्राएं मिलेंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोहा, इसकी ट्रिक, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरौ राधा नागिर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो इसमें दोस्तों बताया गया इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका पहला चरण ये है, इसमें गिनिए मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें पहले में 13 मिल गई। फिर है तीसरा चरण, तीसरा चरण इसका ये रहा, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें भी हो गई। अब है दूसरा व चौथा चरण में 11-11, तो इसका दूसरा चरण ये रहा, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें भी मिल गई। फिर है चौथा चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, तो 11 इसमें। तो दोस्तों दोहा में जो है इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सोरठा, सोरठा की सीधी ट्रिक है, दोहा को जस्ट उल्टा कर दें सोरठा हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे राधा नागिर सोए, मेरी भव बाधा हरौ श्याम हरित दुति होए, जा तन की झाई परे। तो इसमें देखिए मात्राओं को गिनते हैं, इसके पहले व तीसरे चरण में आपको बता देते हैं गिन के। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके देखिए इसमें 11 मात्राएं मिल गई। फिर है तीसरा चरण, तीसरा इसका ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें निकली। फिर है बता रहा है दूसरा व चौथे चरण में 13-13, तो दूसरा इसका चरण ये शुरू हुआ, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें 13 ये निकली। फिर है चौथा चरण, इसमें देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, तो इसमें के
सोरठा में पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसको गिनने का यही तरीका है, जहां पर बड़ा का डंडा या बड़ी की मात्रा लगी वहां पर दो मात्राएं गिनी जाएंगी, जहां पर सिंगल हो या छोटी की मात्रा हो वहां पर एक मात्रा गिनी जाएगी, और जहां पर एक ही मात्रा लगी या सो लगा हो, ओ की मात्रा लगी वहां पर दो गिनी जाएंगी, ऐ की मात्रा है दो गिनी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, कुंडलिया कुंडलिया को पहचानने की ट्रिक है। सबसे बड़ी ट्रिक तो ये है कि इसमें 4 चरण होते हैं। ये कुंडलिया की पहचान है, और कुंडलिया में कुछ नहीं है। जहां पर भी दिया हो उसको आप गिन लीजिए। अगर ये आपको 6 चरण मिल रहे हैं तो समझ जाइए कुंडलिया है। बस आंख बंद करके टिक कर दीजिए, लिख दीजिए हाँ ये कुंडलिया है। सीधी पहचान है 6 चरण, 6 चरण अर्थात कुंडलिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मुहावरे। दोस्तों हाई स्कूल और इंटर में मुहावरे और लोकोक्तियां भी आती हैं, इसीलिए मैंने कुछ मुहावरों को यहाँ पर ले लिया है। बाकी मुहावरे जो हैं आप अपनी किताब से भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट वाले, और उनको तैयार कर लीजिएगा, वो आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने मुहावरे 2-3 ले लिए हैं। जैसे अंधे की लाठी, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कमल अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। फिर है आग बबूला होना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कार्य में लापरवाही बरतने का मिथ्या दोषारोपण किए जाने के कारण उस विकास अपने अधिकारी पर आग बबूला हो उठा। फिर है आग में घी डालना, किसी भी वाद विवाद के समय बीती बातों का जिक्र आग में घी डालने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लोकोक्तियाँ। दोस्तों बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल इंटर में लोकोक्तियाँ भी आती हैं। तो कुछ 2-4 लोकोक्तियाँ मैंने इम्पोर्टेंट वाली ले ली हैं, बाकी आप अपने बुक में देख लीजिएगा। तो अध अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका मतलब है कम होने पर अधिक दिखावा करना। फिर है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, अकेला आदमी कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने पुरुषार्थ से भी मनुष्य को सफलता मिलती है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसी करनी वैसा फल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय जो है बहुत ही आसान है ट्रिक इसको पहचानने की। एक बार हम आपको बता देंगे, आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो देखिए उपसर्ग को पहचानने की ट्रिक है ये। उपसर्ग शब्द के पहले लगा होता है, जैसे अधिकार, तो अधिकार में देखिए अधि उपसर्ग है, पहले देखिए ये लगा हुआ है अधि। फिर है अभिमान, इसमें अभि जो है देखिए पहले ये वाला अभि जो है ये उपसर्ग है, ये देखिए पहले इसमें लगा हुआ है। फिर है सुकर्म, तो इसमें उपसर्ग है सु है, ये देखिए पहले लगा हुआ है। फिर कुकर्म, इसमें उपसर्ग कु है, ये देखिए पहले शब्द में लगा हुआ है। फिर अनुकरण, इसमें अनुपसर्ग है, ये देखिए पहले लगा हुआ है अनु। फिर है अत्याचार, तो इसमें देखिए अति आएगा इसका उपसर्ग, तो ये अति पहले है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय की ट्रिक है ऐसी, आपको हम बताएंगे जो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, जैसे चतुराई, तो इसमें प्रत्यय जो है बाद में आएगा आई। ये देखिए यहाँ पर चतुराई आई निकल रहा है, तो ये प्रत्यय हो गया। फिर है बचपन, तो पन है, तो ये पन पीछे लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय है। फिर है घबराहट, तो घबराहट आहट निकला, तो ये प्रत्यय है, लास्ट में लगा होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, इसकी ट्रिक है, इसमें शब्द के पहले उपसर्ग लगा होता है। दोस्तों जो भी आप कोई शब्द आ जाए उसमें समास पूछा जाए, अगर उसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वहां पर अव्ययीभाव समास है। तत्पुरुष समास, इसकी ट्रिक है, इसमें शब्द में का की के का बोध होता है, तो वहां पर समझ लीजिए तत्पुरुष समास है। फिर है कर्मधारय समास, इसकी ट्रिक है, इसमें शब्द की विशेषता प्रकट होती है, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो दोस्तों कर्मधारय की ट्रिक है पहचानने की, जहां पर विशेषता प्रकट होती है, जहां पर शब्द की विशेषता बताई जाए वहां पर समझ लीजिए कर्मधारय समास है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द्विगु समास, इसकी ट्रिक है, इसमें संख्यावाचक शब्द आते हैं, जैसे त्रिवेणी, सतसई, चौमास, दोपहर, पंचवटी। तो इसकी सीधी पहचान है, इसमें जहां पर भी किसी शब्द में संख्या पहले लगी हुई हो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। फिर है द्वंद्व समास, इसकी ट्रिक इसमें शब्द में और का लोप होता है, जैसे माता और पिता, दाल और चावल, पाप और पुण्य, सीता और राम। तो ये जो डैश का निशान है इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर और का लोप हो रहा है, और दिख नहीं रहा है लेकिन है यहाँ पर। दाल चावल में भी और है, यहाँ पर पाप और पुण्य में भी और है। तो ये जहाँ पर मिल जाए और का लोप
वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास, इस ट्रिक में भगवान को संबोधित करने वाले शब्द आते हैं, जैसे चंद्रशेखर, वीणा, पाणि, नीलकंठ, लंबोदर। तो दोस्तों इसमें देखिए चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है अर्थात भगवान शिव। वीणा पाणि, जिसके हाथों में वीणा है अर्थात माँ सरस्वती। फिर है नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ अर्थात भगवान महाकाल। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर अर्थात भगवान श्री गणेश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द को पहचानने की ट्रिक बहुत ही आसान है, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, मैं बताने जा रहा हूँ। हिंदी में जो शुद्ध शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, कन्या, विद्या, विद्वान, अहंकार, नित्य। तो ये तत्सम शब्द हो गए। फिर तद्भव शब्द, इसकी ट्रिक है, हिंदी में जो अशुद्ध शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आंख, पानी, पेड़। तो ये तद्भव शब्द हो गए। तत्सम का मतलब शुद्ध शब्द, तद्भव का मतलब अशुद्ध शब्द। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द। दोस्तों हाई स्कूल और इंटर में पर्यायवाची शब्द भी हमेशा आते रहते हैं, और सभी परीक्षाओं में हिंदी का जहाँ भी पेपर होता है पर्यायवाची शब्द जरूर ही आते हैं। तो दोस्तों इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा और अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हो वो आपको एग्जाम में 100% फंसेंगे। तो जैसे पर्यायवाची शब्द है आकाश का, कामदेव, कमल, समुद्र, अश्व, अग्नि, अमृत। इनके आप पर्यायवाची देख लीजिएगा, अवश्य ही फंसेंगे आपके एग्जाम में। तो और जो है लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, निबंध। तो हाई स्कूल और इंटर दोनों में है 100% उम्मीद है कि कोरोना वायरस पर निबंध जरूर आएगा। तो इसको दोस्तों जरूर कोरोना वायरस पर निबंध आप पढ़ के जाएं। 24 तारीख को होने वाला पेपर आप आसानी से क्रैक कर सकेंगे। इसमें जो अपने व्याकरण का सेट बनाया था, इसमें आपकी व्याकरण पूरी 100% मिलेगी और आपको इसमें एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके लिए गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।